हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स 2 एंड 3 जून। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। Which organization introduced world first nano urea for farmers? Nano urea का मतलब क्या है? Nano urea is liquid waste urea। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करी है? इफ्को ने। अब खाली इफ्को नाम याद रखने से हमारा काम नहीं चलेगा। इफ्को क्या है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। तो इफ्को क्या है? इफ्को इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इसने वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड इंट्रोड्यूस किया है। बाकी यूरिया जो है आपकी सॉलिड फॉर्म होती है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब इफ्को के बारे में, इफ्को कब फाउंड की गई थी? 1967 में। और कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इफ्को आंसर नहीं पता होना चाहिए, आपको इफ्को के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द राइटर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? जनरल एग्जाम्स में बुक्स वगैरह के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको बताना इसका क्या नाम है। ये जो बुक है ये उस राइटर ने लिखी है, उसकी डेब्यूट बुक है, मतलब फर्स्ट बुक लिख रहे हैं ये। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है रवि शास्त्री। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल, आप इसको याद कर रख सकते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनआईए? एनआईए का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया? फैक्चुअल क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए। सुबोध जायसवाल को क्या किया गया है? इनको सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इसको ये कौन है? कुलदीप सिंह को एनआईए का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब एनआईए क्या है? बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा। एनआईए क्या है? एनआईए इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको किस लिए बनाया गया था? इसको बनाया गया था फॉर काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स के फॉर्म में बनाया गया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनरली एनआईए जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो अगर आप नॉर्मली जाएंगे तो एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, बट किस एक्ट के तहत हुआ था? वो एक्ट था ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट बिल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2008 में ऐसा क्या हो गया कि भाई हमको एनआईए बनाने की जरूरत पड़ गई। तो जैसा कि आपको याद होगा 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था। कहां? मुंबई में। उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसी रिक्वायरमेंट लगी कि इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं तो इसको टैकल करने के लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी का निर्माण करना चाहिए। उसी की तर्ज पर इन लोगों ने 2008 में एक बिल इंट्रोड्यूस करके 2009 में एनआईए की फॉर्मेशन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द अंकुर स्कीम? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी करंट अफेयर्स का पार्ट है तो हमें याद रखने की जरूरत है। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। सिंपली ये स्कीम में क्या है? इस स्कीम में जो लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं या इस स्कीम के अंतर्गत भाग लेना चाहते हैं, उनको क्या प्लांटेशन करना है, और प्लांटेशन करके 30 दिन के अंदर एक दोबारा एक और उसी प्लांटेशन को बढ़ा के उसको पानी वगैरह देके उसकी एक और पिक्चर फोटोग्राफ अपलोड करनी है। वो अपलोड कहां करनी है? वो अपलोड करनी है वायुदूत ऐप के ऊपर, जहां पर उसके बाद गवर्नमेंट उसमें से जो भी अच्छे लोग, मतलब अच्छी फोटोज जिनको अच्छी वो लगेंगी, उनको वो चूज करेंगे और उसमें कुछ प्राइज वगैरह इनको देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज द वर्ल्ड फर्स्ट मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड? दुनिया का मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। 1 जून को ही क्यों करते हैं? 1 जून को इसलिए करते हैं क्योंकि 2001 में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी है? यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मिल्क डे को क्या स्टैब्लिश कर दिया था। अब इसको स्टैब्लिश किया गया किसी रीजन की वजह से किया होगा। वो रीजन क्या था? टू रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ द मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। दूध को ग्लोबल फूड की तरह बनाने के लिए उसको दिस मिल्क डे को इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसकी वजह से हम हर बार जून 1 को मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यही आपको हर दिन ऐसे मगअप हम नहीं कर सकते कि भाई इस दिन पर्टिकुलर क्या है। अगर हमको उसके पीछे की रीजनिंग पता होगी तो हम उस पर्टिकुलर डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, वो चीज हम नहीं भूलते हैं। तो आपको हमेशा क्या याद करना है? आपको हमेशा उसकी रीजनिंग याद करने की कोशिश करनी है कि वो पर्टिकुलर डे कब मनाया जाता है, अगर मनाया जाता है उस दिन तो क्यों मनाया जाता है। तो जब तक आप ये चीज ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको ये चीज याद नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने सुना होगा चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। ये एक पर्टिकुलर स्कीम है, बहुत सारे स्टेट्स में ये स्कीम को चलाया जा रहा है, पर हाल फिलहाल में ये स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई है? ये स्कीम लॉन्च की गई है असम के अंदर। ये स्कीम है क्या? बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा योजना है, इसके अंदर जो ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं, जो लोग कोविड-19 की वजह से जिनके माता पिता की डेथ हुई है, उन चिल्ड्रंस के लिए एक टाइप की स्कीम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत असम में 3500 रुपीज पर मंथ ये उन ऑर्फन चिल्ड्रंस को देंगे टिल
मेच्योरिटी लाइक उनकी 21 साल की या 25 साल की, जैसा भी हर स्टेट में रूल बनाया गया उसके हिसाब से। तो उसी तर्ज पे बहुत सारे स्टेट्स में स्कीम चलाई गई है। यूपी में भी अलग एक स्कीम चलाई है, हरियाणा में भी है, कर्नाटक, उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस नाम से? वात्सल्य योजना के नाम से है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जो यूपी बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं वहां पर ऑलमोस्ट नाम सिमिलर है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यूपी में भी बीजेपी, हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा, कर्नाटका बीजेपी अलाइड तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बस हाँ, आपको क्या चीज याद रखना है कि रिन्यूमरेशन है वो यूपी में सबसे ज्यादा है, 4,000 रुपए है। बाकी ज्यादातर स्टेट्स में 3,500 रुपीज के हिसाब से वो लोग रिन्यूमरेट कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ यही दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई का मेंटेनेंस का भी खर्चा दे रहे हैं। अगर आपको वात्सल्य योजना के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने वीकली राउंड अप की एक वीडियो बनाई है, आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीकली राउंड अप की वीडियो देखें, आपको उसमें काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। वात्सल्य योजना के बारे में फुल डिटेल में मैंने उसके अंदर बताया है। वात्सल्य योजना और उसके तरीके की और भी जो करंट अफेयर्स के इवेंट्स थे उसके बारे में काफी डिटेल में हमने चर्चा करी है। तो अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वीकली आप राउंड अप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये एक टेलीस्कोप है, इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है यूएसए ने। अब इस टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। पहले से इस टेलीस्कोप को वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप के नाम से जानते थे। किस नाम से? वाइड फील्ड इंफ्रारेड, मतलब इस नाम से इसको जानते थे। इसका नाम कैसे रखा गया? ये नैन्सी ग्रेस रोमन, जब इसको पहले इस नाम से जानते थे, इसका नाम ये कन्वर्ट क्यों कर दिया गया? ये कन्वर्ट किया गया टू गिव रेस्पेक्ट टू द नासा's फर्स्ट चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो नासा की फर्स्ट चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी, उनके नाम पर ये टेलीस्कोप का नाम अब रख दिया गया है। अब ये टेलीस्कोप करेगा क्या? भाई अब न्यूज में आया तो कुछ ना कुछ इसको करना है, तभी तो आया होगा। तो ये क्या करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा थाउजेंड ऑफ एक्सप्लोडिंग स्टार्स, जो आसमान में बहुत सारे तारे टूट जाते हैं, टूट जाकर वो एक महानोवा बना लेते हैं। सुपरनोवा या महानोवा के नाम से उसको जानते हैं। मींस मतलब एक टूटे हुए सितारों का आप चक्र समझ सकते हैं, उसको वो बना सकते हैं। उसको हम ऑब्जर्व करेंगे इस टेलीस्कोप के थ्रू। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट लॉन्च द मिशन फतेह 2.0? ये मिशन फतेह किस स्टेट ने लॉन्च किया है? पहले तो आपको ये समझना, ये जो मिशन फतेह किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कोविड-19 से रिलेटेड। किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है पंजाब ने। क्या करेंगे इसके अंदर? ये जो मिशन है, ये मिशन इज अ पार्ट ऑफ कोरोना मुक्त पंजाब अभियान। भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, सीएम कौन है पंजाब के? अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कोरोना मुक्त पंजाब अभियान की को स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत अब ये क्या कर रहे हैं, मिशन फतेह 2.0 के अंदर ये एक टीम बना रहे हैं 7-7 लोगों की, जिनको गांव में भेजेंगे, ताकि जो गांव में भेजेंगे और जो इस टीम में मेंबर्स होंगे उनको रूरल कोरोना वॉलंटियर्स के नाम से जाना जाएगा। और ये लोग गांव में जाके लोगों की हेल्प करेंगे और अवेयरनेस देंगे कोरोना के बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च दिस पोर्टल आकांक्षा? ये मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। हमने बहुत ही ज्यादा सेलेक्ट करके इन क्वेश्चंस को चूज किया। ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत हैं कि मैं आपसे पर्टिकुलर डेज ही पूछता रह जाऊं। डेली करंट अफेयर्स अगर मुझे आपको देनी है, मैं आपसे डेली डेज पूछ लूं, थीम्स पूछ लूं, बट नहीं, हम आपके लिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो आपको बताना, विच स्टेट हैज लॉन्च दिस पोर्टल आकांक्षा? ये लॉन्च किया किसने? कर्नाटका ने। ये पोर्टल आकांक्षा क्या है? ये रिलेटेड है सीएसआर एक्टिविटी। सीएसआर एक्टिविटी क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो कंपनीज सोसाइटी में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो भी काम करती है, सर्विस देती है, उन कंपनीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहां पर? अपनी सोसाइटी की तरफ। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत उन कंपनीज को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उस सब की जानकारी कहां पर मिलेगी? वही आकांक्षा पोर्टल के ऊपर हमें ये सारी जानकारी मिल जाएगी। नाउ हु इज ऑर्गेनाइजिंग द स्टडी फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नाटो। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है नाटो। अब नाटो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाटो क्या है? इट इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी? 1919 में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई नाटो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको बनाने की जरूरत पड़ गई। इसके इस समय प्रेजेंट में कितने मेंबर है? 30 कंट्रीज मेंबर हैं इसके। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। अब इस एक्सरसाइज को करने की जरूरत क्या पड़ी है? इस समय जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो उस चीज के अगेंस्ट जाके एक स्ट्रॉन्ग मोटिव दिखाने के लिए इस मिलिट्री एक्सरसाइज को नाटो द्वारा किया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब एक स्कीम आती है। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डरिए मत। मेन क्वेश्चन को आपको बहुत ही क्रिस्प और लेमन टर्म्स में आपको बता रहा हूं, आप उनको समझिए और उसका आंसर करने की कोशिश करिए। नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू मेंटरिंग द यंग ऑथर। जो यंग ऑथर्स हैं उनको गाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है। सिंपल क्वेश्चन, यंग ऑथर्स को गाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, वो स्कीम का नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए।
ये आंसर दे रखे हैं लक्ष्य, उन्नति, गुरु, युवा, तो इसका आंसर है युवा। अब युवा का मतलब क्या है? तो पहले तो भाई मोदी गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है हर स्कीम का एब्रिविएशन हमको पता होना चाहिए। युवा क्या है? युवा स्टैंड फॉर यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर। ओके, अब ये जो स्कीम है वो किसने चालू करी है? ये चालू करी है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस चीज को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में आपने क्वेश्चन सुना होगा कि आरबीआई ने एक बैंक का, कॉर्पोरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कौन सा बैंक है वो? सहकारी बैंक है। आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि किसी बैंक का आज के टाइम में बंद होना सोसाइटी में बहुत बड़ा क्राइसिस का वो करता है। तो इसका आंसर क्या है? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। अभी बैंक को क्यों बंद कर दिया गया? इस बैंक को इसलिए बंद कर दिया गया जो इसमें लैंडर्स थे, मतलब जो लोग पैसा उधार देते थे या जो कॉर्पोरेटिव बैंक वो है, उनके पास एडुकेट कैपिटल नहीं बची है और उनके पास कुछ भी अर्निंग का नए प्रोस्पेक्ट्स नहीं है कि भाई वो इस तरीके से अपने पैसे को बढ़ाएंगे या इतना इंटरेस्ट मिलेगा क्या, ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट वगैरह उनका कुछ नहीं दिख रहा था। इस वजह से आरबीआई ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करना सिंगल ये एक रीजन नहीं था, उसके अलावा रीजन भी ये थे कि उसमें एक फ्रॉड पकड़ा गया 71.78 करोड़ का, जिसकी वजह से इनको इसके बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा। अब एक दिक्कत याद है, जिन जिन लोगों का उस बैंक में पैसा था, क्या उनका सारा पैसा डूब जाएगा? नहीं, वो पैसा, उस पैसे की गारंटी, बैंक में जो भी हम पैसा रखते हैं उस पैसे की गारंटी कौन लेता है? वो लेता है DICGC। अब ये क्या है? ये है डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा पैसा बैंकों में रखा हुआ है उस पैसे की गारंटी लेता है। गवर्नमेंट ने पिछले साल ही इसमें एक अमेंडमेंट किया था, जिसके बाद इसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए। मतलब अगर हम, आपका एक बैंक में सपोज 10 लाख रुपए जमा है, तो इस 10 लाख में से आपका सिर्फ 5 लाख रुपए ही, अगर बैंक कल को डूब जाता है, कुछ होता है, तो सरकार क्या करेगी? आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगी। तो इतने सम तक का आपका अमाउंट अश्योर्ड है उस बैंक के अंदर। मतलब उससे ऊपर का, तो उससे ऊपर के पैसे की गारंटी नहीं है, बट हाँ इतना पैसा देगी। अर्लियर ये लिमिट कितनी थी? पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख रुपए कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि हमारे बैंकों में पड़ा हुआ पैसा किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंश्योर्ड और गारंटीड है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? DICGC। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? DICGC। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द स्मार्ट विंडो? किस इंस्टीट्यूट ने स्मार्ट विंडो डेवलप करी है टू कट द कार्बन इमिशन? वो करी IIT गुवाहाटी ने। ये क्या काम करेगी? ये बेसिकली एक स्मार्ट विंडो मटेरियल जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल करता है किस चीज को? अमाउंट ऑफ हीट और लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब उस विंडो से अगर कोई अमाउंट ऑफ हीट और लाइट पास होती है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो इस बार पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कि एज पर WHO कोविड-19 के जो वेरिएंट्स आए थे इंडिया के अंदर स्पेशली, मतलब WHO ने ऐसा नहीं खाली इंडिया के लिए निकाला है, बट अदर कंट्रीज के लिए भी निकाला, बट फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया जो वेरिएंट्स थे उनके नाम क्या क्या हैं? ये पेपर मैं इसको कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल मगअप करना है आपको। क्या नाम है उसका? नाम है कापा एंड डेल्टा। क्या नाम है वेरिएंट्स का? कापा एंड डेल्टा। तो पहले क्या था, जो ये वेरिएंट्स थे उनको उन्होंने न्यूमेरिक टर्म्स में एक एब्रिविएशन दे दिया कि भाई ये नाम से आप जानेंगे, बट अब क्योंकि उनको बोलचाल लैंग्वेज में यूज करना है, वो करना है, तो WHO ने क्या किया? उनको फॉर इजी टू से, मतलब आपको बोलने में वो ना हो, उसके लिए आप उनको वेरिएंट्स को नाम दे दिया। एक को नाम दे दिया कापा, एक को नाम दे दिया डेल्टा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कापा डेल्टा बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं। जो कोविड SARS-CoV-2 है वो तो ऑलरेडी, वो तो साइंटिफिक नेम है, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक साइंटिफिक नेम है। बट बोलचाल की भाषा में इन वेरिएंट्स को डिसाइड करने के लिए बोलते हैं कि सिंगापुर वेरिएंट आ गया, ये वाला वेरिएंट आ गया, तो वो वेरिएंट ना बोल के अब हम बोलेंगे कापा वेरिएंट हो गया, डेल्टा वेरिएंट हो गया। इस टाइप से आप उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूट डेवलप द एमबी टैग? पहला तो एमबी टैग क्या है पता है किसी को? नहीं, तो अब हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया? ये डेवलप किया IIT रोपड़ ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये डेली की जो करंट अफेयर्स होती है सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट इन इंपॉर्टेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं कि भाई एग्जाम में आ ही सकते हैं। तो एमबी टैग क्या है? एमबी टैग क्या है? एक रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करने की एक डिवाइस है, यूएसबी टाइप एक डिवाइस होती है ये टेम्परेचर कितना, ये -40 से +40 डिग्री के बीच के टेम्परेचर तक रिकॉर्ड कर सकती है। अब ऐसे डिवाइस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्या होता है कि हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने होते हैं, तो पता चला कि चेन्नई से जाकर दिल्ली जा रहा है ऑर्गन, या वैक्सीन हो गई वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रही है, तो वो वैक्सीन क्या यूजेबल कंडीशन में है या नहीं है, या पेरिशेबल हो गई। तो ऐसी कोई भी चीज जो पेरिशेबल है या वो है जहां जिस पर टेम्परेचर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का एमबी टैग का डेवलपमेंट किया गया। अब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस किसने डेवलप करी है? मतलब IIT रोपड़ की तो टेक्नोलॉजी है, बट जो इस डिवाइस को बनाया वो किसने बनाया? वो बनाया अवध, एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब होता है अवध, जो एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक स्टार्टअप है स्क्रैच नेस्ट। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से वो यूएसबी वाली डिवाइस बनाई गई, और जो ये टेक्नोलॉजी
डेवलप की गई, वो डेवलप की गई आईआईटी रोपर के द्वारा। अब एक सोसाइटी हम लोग जैसे रहते हैं तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बहुत बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो मैं अगला आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब इससे ये है कि हाँ पता चलता है कि हाँ आप सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इशू किया है? क्या है वो नंबर? वो नंबर है 1098। इसी टाइप के कुछ और नंबर्स भी हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने डेवलप किए हैं, जैसे एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है फॉर हेल्थ बाई हेल्थ मिनिस्ट्री, वो कितना है? 1075। क्या नंबर है? 1075। सेम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और वुमेन हेल्पलाइन नंबर कितना? 1098 है। फॉर सीनियर सिटीजन किस मिनिस्ट्री द्वारा? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ये याद रखें आप, किस मिनिस्ट्री द्वारा? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा। क्या नंबर है? 1456। क्या नंबर है? 1456। तो आज के लिए हमने यही सिलेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किए थे। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखा हो, तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा कि हम आपके लिए नई से नई और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।